बारिश में खेत वाले ससुराल आए ट्रक भर कर मेहमान। सुबह का समय था। खेतों के बीच गोविंद जी का बड़ा पक्का घर चमक रहा था। आंगन में सावित्री, गोविंद जी, कामनी, माधव और बच्चे बैठे थे। सुनिए जी, मैंने राजीव को शहर से साफ साफ बुला लिया है। कह दिया है कि अब कुछ दिन काम धंधा छोड़कर गांव आ जाए। बस अब जल्दी से उसकी शादी कर देते हैं। अरे सावित्री, शादी तो ऐसी करेंगे कि पूरे गांव में नाम हो जाएगा। मैंने तो सोच लिया है, अपने गांव से अपने सारे रिश्तेदारों को, मामा, फूफा, चाचा, ताऊ, सबको बुलाऊंगा। अरे काहे को पूरा खानदान बुलाओगे? इतने रिश्तेदार आ गए ना तो पूरा ट्रक भर जाएगा। हमारे घर में पैसों का पेड़ थोड़ी लगा है, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। अरे तू तो हर बात में खर्चों का रोना लेकर बैठ जाती है। वाह, अब नई देवरानी आएगी तो सारा झाड़ू पोंछा बर्तन और चूल्हा चौका उसी के मत्थे, और मैं तो आराम से खाट पर बैठकर अनुपमा देखूंगी। नई चाची आएंगी, नई चाची आएंगी, हमें तो बहुत मजा आएगा। हाँ, मैं नई चाची से रोज कहानी सुनूंगी। परिवार वाले बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। लो, शुरू हो गई बारिश, अब तो पकोड़े बनने चाहिए। और साथ में अदरक वाली चाय भी, तभी तो बारिश का मजा आएगा। तभी घर के बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। राजीव हाथ में बड़ा बैग लिए आंगन में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर थकान के साथ एक अजीब सी घबराहट भी साफ दिखाई दे रही थी। अरे आ गया मेरा लल्ला, आ बेटा बैठ जा। कामिनी, जा अपने देवर के लिए पानी लेकर आ। तू एकदम सही टाइम पे आया है बेटा, अब कहीं मत जाना। तेरी जब शादी हो जाए ना, उसके 1-2 महीने बाद ही आराम से वापस जाना। वैसे चल, ये तो बता कि तेरा काम धंधा कैसा चल रहा है? लाखों छाप रहा है ना? हाँ बाबूजी, काम तो ठीक चल रहा है, सब अच्छा है, बस मैं बहुत थक गया हूँ, बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर राजीव जल्दी से अपने कमरे में चला गया। माँ जी, देखा आपने? शहर से आया और न हाल पूछा न चाल, सीधा कमरे में घुस गया। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। अरे थका होगा बेटा, तू हर बात में शक मत किया कर। कुछ दिनों बाद राजीव की शादी हो जाती है। राजीव की पत्नी तुलसी का घर में गृह प्रवेश होता है। सभी बहुत खुश थे। ए बहू, सुन ले, तेरी सास बहुत बड़ी मक्खी कंजूस है, थोड़ा बच के रहना। अरे काहे डरा रही है नहीं बहू को? आजकल की बहुएं तो खुद ही ऐसी हैं, घर में आते ही महाभारत शुरू करवा देती है। काकी, शुभ काम में ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। घर बसाने आए हैं तो दुआ दीजिए, आग मत लगाइए। अरे बहू, तू इन औरतों की बातों पे ध्यान मत दे, इनका तो काम ही है आग लगाना। तू कलश गिरा और सीधे अंदर आ। तुलसी ने कलश गिराया और धीरे धीरे घर में प्रवेश किया। उसके कदमों के साथ मानो घर में नई खुशियां आ गईं। देख बहू, ये अपना घर है और ये जो बाहर दूर दूर तक खेत दिख रहे हैं ना, वो सब अपने हैं। अब तुझे ही सब कुछ संभालना है, खेती बाड़ी भी और घर का काम भी। थोड़ी दूर पर कामिनी और माधव खड़े होकर बातें कर रहे थे। अब तो छोटे नवाब की भी शादी हो गई। बस अब ऐसा खेल रचेंगे कि ये दोनों पति पत्नी खुद ही इस घर से बाहर निकल जाएं। बिल्कुल सही। जब ये दोनों चले जाएंगे तो इनका हिस्सा भी हमारा हो जाएगा। फिर ये खेत, ये बड़ा घर और बाबूजी की तिजोरी सब हमारा होगा। तभी बंटी और अंजलि दौड़ते हुए तुलसी के पास आए। चाची, आप बहुत सुंदर हो, आप हमारे साथ खेलोगी ना? क्यों नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारी दोस्त बनूंगी। सच? फिर आप हमें रोज नई कहानी सुनाना। बिल्कुल, लेकिन पहले तुम दोनों मुझे इस घर के सारे कोने दिखाओगे। बंटी और अंजलि खुशी से उछल पड़े। उधर कामिनी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन मन में जलन की आग भड़क चुकी थी। आते ही बच्चों को भी अपने पक्ष में कर लिया। लेकिन याद रखना तुलसी, ये घर इतना आसान नहीं है। यहाँ टिकना है तो मेरी चालों से बचना होगा। तुलसी को नहीं पता था कि इस घर में उसके लिए प्यार के साथ साजिशें भी इंतजार कर रही हैं। अगली सुबह उसकी पहली रसोई होती है और सबको उसका खाना पसंद आता है। दोपहर में हल्की बारिश के बीच गोविंद जी गांव वालों से बात कर रहे होते हैं। अरे भैया, हमारी जमीन और ये बड़ा घर देखिए, राशन भी इतना भरा है कि पूछो मत। मेरा छोटा बेटा राजीव शहर में काम करता है, अभी लौटा है, फिर जाएगा। अरे हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा।
आप तो बड़े रईस हो। अरे रईस क्या, मेरी वो तिजोरी है ना, वो पैसे से भरी है। अगर गांव से ट्रक भर 40-50 मेहमान भी आ जाएं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं उन्हें महीनों आराम से खिला सकता हूँ। गोविंद जी कुछ देर गांव वालों से बातें करते हैं, फिर वे चले जाते हैं। अगले दिन दोपहर में कामनी चुपके से सावित्री के कमरे में जाती है और उनका पुराना कंगन चुरा लेती है। सासू माँ का ये पुश्तैनी कंगन अब तुलसी को घर से निकालने का काम करेगा। जब वो और उसका नवाब पति चले जाएंगे तो आधा खेत और ससुर जी की तिजोरी मेरी होगी। फिर मैं महारानी बनकर राज करूंगी। कामनी कंगन लेकर चुपके से तुलसी के कमरे में गई और उसे उसके बिस्तर के नीचे छुपा दिया। फिर ऐसे बाहर आई जैसे कुछ हुआ ही न हो। थोड़ी देर बाद तुलसी सावित्री के कमरे में साफ सफाई करने गई। सफाई करके वो अपने कमरे में चली गई। उसके बाद सावित्री अपने कमरे में आई और घबरा गई। अरे मेरा कंगन कहाँ गया? अरे मेरा कंगन कहाँ गया? अरे मैं लुट गई रे। मेरी माँ की आखिरी निशानी थी वो। उसकी आवाज सुनकर पूरा परिवार कमरे में आ गया। अरे क्या हुआ सावित्री, इतना क्यों चिल्ला रही हो? मेरा कंगन चोरी हो गया है जी। मेरी माँ ने मुझे दिया था, वो मेरे लिए सोने से भी बढ़कर था। माँ जी, अभी अभी मैंने तुलसी को आपके कमरे से निकलते देखा था। क्या पता सफाई के बहाने उसका मन ललचा गया हो। आजकल की लड़कियों का क्या ही भरोसा। जेठानी जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने कंगन नहीं लिया है, मैं तो बस सफाई करने आई थी। मैं तो तुझे सीधी सादी समझ रही थी, पर तू तो घर में आते ही हाथ साफ करने लगी। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने आपका कंगन नहीं लिया। तभी बंटी और अंजलि दौड़ते हुए कमरे में आए। उनके हाथों में वही कंगन था। दादी ये देखो, हमें ये कंगन रसोई में दाल के डब्बे के पीछे मिला है। अरे मेरे लाल, जुग जुग जियो, मेरा कंगन मिल गया। लेकिन अगले ही पल सावित्री हैरान हो गई। और ये कंगन रसोई में कैसे पहुंचा? अरे सत्यानाश, मैंने तो इसे तुलसी के बिस्तर के नीचे छुपाया था, ये रसोई में कैसे पहुंच गया? थोड़ी देर बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं। बस तुलसी और कामनी ही अकेली रह जाती हैं। जेठानी जी, मैंने आपको कंगन चुराते और मेरे कमरे में रखते हुए देख लिया था। मुझे पता था कि आप मुझे चोर साबित करना चाहती हैं। क्या बकवास कर रही है तू? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगली बार मुझे फंसाने की कोशिश मत करना। ठीक है तुलसी, आज तो तू बच गई, लेकिन अगली बार नहीं बचेगी। मैं भी देखती हूँ कि तू कब तक जीतती है। तुलसी को अभी पता नहीं था कि कामनी की जलन अब और खतरनाक रूप लेने वाली है। कुछ दिनों बाद तुलसी ने सावित्री की दवाइयों की जिम्मेदारी संभाल ली। उसने सारी दवाइयां एक प्लास्टिक के डब्बे में रखी। कामनी चुपके से वो डब्बा उठाकर अपने कमरे में छुपा देती है। समय पर दवाई न मिलने से सावित्री की तबीयत बिगड़ने लगती है। अरे राम, माँ जी को क्या हो गया? ससुर जी देखिए इस छोटी बहू की हरकत। इसे दवाइयों की जिम्मेदारी दी थी और इसने दवाइयाँ ही गायब कर दी। मुझे तो लगता है ये जानबूझकर माँ जी को मारना चाहती है। तुलसी तुरंत खेत में जाती है। वो पुदीना, तुलसी और कच्चा लहसुन लेकर आती है। वो सिलबट्टे पर सब पीसकर काढ़ा बनाती है और सावित्री को पिला देती है। थोड़ी देर बाद सावित्री की तबीयत संभलने लगती है। अरे बहू, तूने तो आज मेरी जान ही बचा ली, पर वो दवाइयों वाला डिब्बा कहाँ गया? माँ जी, वो डिब्बा भी मुझे मिल गया है, वो जेठानी जी के कमरे में रखा हुआ था। सब लोग हैरान रह जाते हैं। पूरा परिवार कामनी के कमरे में जाता है। डब्बा वहीं रखा था। हाँ दादी, ये डब्बा तो कल रात को मम्मी ने ही छुपा के रखा था। कह रही थी कि किसी को बताना मत। कामिनी, ये क्या हरकत है? तू अपनी सास को मारना चाहती है? नहीं माँ जी, मुझे लगा ये मेरे गहनों का डिब्बा है, इसलिए संभाल कर रख दिया। मुझे क्या पता था कि इसमें आपकी दवाइयाँ हैं। रात हो जाती है, सभी सो रहे थे। तभी तुलसी कामनी के पास आती है। देखिए जेठानी जी, मुझे पता है कि आप मुझे इस घर से बाहर निकालना चाहती हैं, पर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या हम दोनों मिलकर बहनों की तरह नहीं रह सकते? मुझे ज्ञान मत बांट। अपनी ये अच्छी बहू वाली बातें किसी और को सुनाना। तू खुद को बहुत चालाक समझती है ना? याद रखना, एक दिन तुझे इस घर से धक्के मार कर निकालूंगी। तुलसी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हल्की बारिश हो रही थी। तुलसी गांव की दुकान पर सामान लेने जाती है। छोटी बहू, तेरा पति शहर कब जाएगा? सुना था बड़ा काम करता है। कहीं ऐसा ना हो कि शहर में कोई काम धाम है ही नहीं, बस तेरा ससुर बड़ी बड़ी फेंकता रहता हो। नहीं काकी,
वो जाएंगे शहर, अभी थोड़े दिन आराम कर रहे हैं। तुलसी घर आकर राजीव से पूछती है। सुनिए, आप शहर कब जा रहे हैं? राजीव कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। ये अजीब बात है, जब भी मैं इनके काम के बारे में पूछती हूँ ये ऐसे ही घबराकर भाग जाते हैं। आखिर क्या बात है जो ये सबसे छुपा रहे हैं? कुछ दिन बीत जाते हैं। बाहर तेज बारिश हो रही थी। राजीव घर के बाहर फोन पर बात कर रहा था। भैया मेरी बात सुनिए, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं सब पैसे लौटा दूंगा, बस मेरे घर वालों को कुछ मत बताइए। तुलसी दूर खड़ी ये सब सुन लेती है। उसके मन में राजीव को लेकर नया शक पैदा हो जाता है। कुछ समय बीत जाता है। तेज बारिश हो रही थी। कामनी और माधव अपने कमरे में बैठे हुए थे। ये देवरानी बड़ी चालाक निकली, हर बार बचकर निकल जाती है। मैं तो खुश थी कि इसके आने से मेरा काम बढ़ जाएगा, लेकिन अब समझ गई हूँ कि अगर ये यहाँ टिक गई तो खेत जायदाद में हिस्सा मांगेगी। और ससुर जी खुद कहते हैं कि ट्रक भर मेहमानों को महीने रख सकते हैं, मतलब उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। सही कह रही है तू। ये सारी जमीन, ये बड़ा घर, ये सिर्फ हमारा होना चाहिए। इसलिए कोई बड़ा कांड करना पड़ेगा, ऐसा कि ससुर जी खुद इन्हें घर से निकाल दे। बंटी और अंजलि ये सब सुन रहे थे। भैया देखो, पापा मम्मी क्या बात कर रही हैं। वो हमारी अच्छी वाली चाची को घर से निकालने का प्लान कर रही है ना? हाँ अंजलि, ये तो बहुत बुरी बात है ना। चाची तो बहुत अच्छी है। अगले दिन दोपहर को गोविंद जी अच्छे से तैयार होकर फोन पर किसी से बात कर रहे थे। अरे हाँ हाँ मामा जी, मैं भी आ रहा हूँ शादी में। क्या कहा? गांव के सारे रिश्तेदार आए हैं? अच्छा अच्छा, चाचा जी फूफा जी सब आए हैं? अरे वाह, लगता है सब लोग पूरा ट्रक भर के आए होंगे। अरे मैं तो जरूर आऊंगा सबसे मिलने। गोविंद जी फोन काट देते हैं और बाहर जाने लगते हैं। अरे ये ऐसे राजकुमार बनकर कहाँ की तैयारी हो रही है? अरे सावित्री, अपने गांव से बहुत सारे रिश्तेदार आए हैं पास वाले गांव की शादी में। मामा जी फूफा जी सब हैं, पूरा ट्रक भर के आए हैं। मैं बस वही जा रहा हूँ सबसे मिलने। अच्छा ठीक है, जाइए आप। गोविंद जी जैसे ही बाहर जाते हैं तो अचानक तेज बारिश और आंधी शुरू हो जाती है। अरे ये लो, आंधी तूफान तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सारा मूड गुड़गोबर कर दिया इसने तो। तभी तुलसी वहाँ आती है। ससुर जी, आप अब कहीं नहीं जा पाएंगे। मैंने अभी अभी टीवी पर न्यूज देखी है, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। कैसा अलर्ट बहू? न्यूज में बता रहे हैं कि अब अगले 6-7 दिन तक ऐसे ही दिन रात लगातार आंधी तूफान और भयंकर बारिश होगी। अब 7 दिन बाद ही सूरज देवता के दर्शन होंगे। रात का समय हो जाता है। तेज बारिश हो रही थी। सभी घर वाले सो रहे थे। तभी खेत के बाहर एक बड़ा सा ट्रक आकर रुकता है और जोर जोर से हॉर्न बजाने लगता है। आवाज सुनकर सभी घर वाले जल्दी से उठते हैं और बाहर आते हैं तो देखते हैं कि सामने एक बड़ा सा ट्रक खड़ा है जिसमें बहुत सारे लोग उतर रहे हैं। अरे भांजे गोविंद, तू शादी में मिलने आने वाला था, पर लगता है बारिश की वजह से आ नहीं पाया। अरे हम लोग शादी से वापस अपने गांव लौट रहे थे तो रास्ते में पता चला कि हमारे गांव में तो बाढ़ आ गई है। पूरा गांव पानी में डूब गया। फिर हमें याद आया कि तेरा घर तो यही पास में ही है, वो भी खेत के बीच थोड़ी ऊंचाई पर। और तू तो हमेशा कहता था ना कि तेरी तिजोरी पैसों से भरी है और घर में इतना राशन है कि तू ट्रक भर के मेहमानों को 2 महीने तक खिला सकता है। तो बस हम आ गए। अब जब तक हमारे गांव की बाढ़ कम नहीं होती, हम सब तेरे ही मेहमान हैं। ये सब देखकर गोविंद जी बहुत घबरा गए थे। तभी बारिश में छाता लिए 2 गांव वाले वहां से गुजरते हैं। अरे भैया देख, गोविंद जी तो दिन में लंबी लंबी छोड़ रहे थे ना कि ट्रक भर के रिश्तेदार आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ले, भगवान ने उनकी सुन ली, आ गए ट्रक भर के मेहमान। अब देखते हैं ये इन्हें रखते हैं या भगा देते हैं। गोविंद जी ये सुन लेते हैं। अरे आइए मामा जी, आइए फूफा जी, बाढ़ आ गई तो क्या हुआ? आपका ये भांजा भी जिंदा है। आप लोग आराम से रुकिए। मेरा घर बड़ा है और व्यवस्था भी बढ़िया है। आइए अंदर आइए। सारे रिश्तेदार घर के अंदर आते हैं। तभी रिश्तेदारों में से 2 आदमी राजीव को घूरने लगते हैं। बाप रे अंजलि, देख ऐसा लग रहा है जैसे पूरा का पूरा गांव ही उठकर हमारे घर आ गया है।
हाँ भैया, अब पापा मम्मी बोलेंगे कि सबके पैर छुओ। इतने सारे लोगों के पैर छूते छूते तो हमारी कमर ही टूट जाएगी। चल छुप जाते हैं, कहीं ये घर ही ना फट जाए इतने लोगों से। सभी मेहमान बैठ जाते हैं। तुलसी सबको पानी पिलाने लगती है। सुन रहे हो जी, ये सब ससुर जी के बहुत ही खास मेहमान हैं। सोचो, अगर इस तुलसी से कोई चूक हो जाए, अगर ये इनकी खातिरदारी में कोई बड़ी गड़बड़ कर दे तो ससुर जी की कितनी भयंकर बेइज्जती होगी। बात तो पते की है। अगर ऐसा हुआ तो बाबूजी गुस्से में इस छोटी बहू को धक्के मारकर घर से निकाल देंगे। उधर तुलसी सबको पानी दे रही है। अरे वाह गोविंद, तेरी छोटी बहू तो बड़ी संस्कारी है। फूफा जी आप बैठिए, मैं अभी सबके लिए गर्मा गर्म चाय और खाना बनाती हूँ। तुलसी किचन में जाकर खाना बनाने की तैयारी करती है। तभी सावित्री वहाँ आ जाती है। अरे राम, ये तो पूरा गांव ही आ गया है, पता नहीं कितना खाएंगे। अगर ये लोग एक हफ्ता भी रुक गए ना तो मेरा तो सारा राशन पानी साफ हो जाएगा। ए सावित्री देख, अपनी ये जो मक्खी चूस वाली कंजूसी है ना, इसे अब अपने पल्लू में बांध कर रख ले। ये मेरे बहुत खास रिश्तेदार हैं, इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पापा जी आप चिंता मत कीजिए, वो जो हमने एक्स्ट्रा राशन मंगवाया था ना बोरे में, वो कहाँ रखा है? मैं उसी में से राशन निकाल लेती हूँ और जल्दी से सबके लिए खाना बना देती हूँ। हाँ हाँ बहू ले आ। अरे ससुर जी, वो राशन तो मैंने खेत वाले कमरे में रखवा दिया था। वो क्या है ना, मुझे लगा कि कहीं बारिश का पानी घर में ना आकर घुस जाए तो राशन खराब हो जाता ना। ये ले छोटी, तू जा उस कमरे से राशन निकाल ला। हे कामिनी, तू भी तो जा ही रहा इसके साथ। अकेली बहू इतने लोगों का खाना कैसे बनाएगी? ओहो माँ जी, मेरे तो सर में बहुत भयंकर दर्द हो रहा है, लगता है मुझे तेज बुखार आ रहा है। अंजलि देख मम्मी की खतरनाक एक्टिंग, अभी हंस रही थी अब एकदम बीमार बन गई, बिल्कुल अर्जुन कंप्यूटर स्टाइल। कोई बात नहीं माँ जी, जेठानी जी को आराम करने दीजिए, मैं अकेले ले आऊंगी राशन और खाना भी बना लूंगी। तुलसी छाता लिए बारिश में खेत के दूसरे कोने में बने छोटे कमरे तक पहुंचती है। वो दरवाजा खोलकर अंदर जाती है और राशन निकालने लगती है। तभी कामनी वहां आ जाती है और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। अब सड़ती रहे इसी कमरे में, अब राशन लाने में तुझे बहुत देर होगी। खाना नहीं बनेगा, मेहमान भूखे पेट चिल्लाएंगे और फिर ससुर जी गुस्से में आकर तुझे इसी बारिश में धक्के मार कर घर से निकाल देंगे। कामनी खुश होकर वहां से चली जाती है। अरे बाहर कौन है? दरवाजा खोलिए, ये पक्का जेठानी जी का काम है। अगर मैं लेट हो गई तो ससुर जी की बहुत बेइज्जती होगी, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुलसी चारों ओर देखती है। कमरे में एक पुरानी लकड़ी की कमजोर खिड़की होती है। वो कोने से लोहे का पाइप उठाकर खिड़की पर जोर से मारती है। थोड़ी देर में खिड़की टूट जाती है और तुलसी राशन लेकर जल्दी घर लौट आती है। तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? जेठानी जी, मैं हवा में उड़कर नहीं आ सकती क्या? चलिए हटिए, मुझे खाना बनाना है। तुलसी जैसे ही चूल्हा जलाने जाती है, वो देखती है कि सारी लकड़ियां और उपले बुरी तरह से भीगे हुए हैं, क्योंकि कामनी ने जानबूझकर उन्हें बाहर बारिश में छोड़ दिया था। अरे राम रे, ये क्या हो गया? ससुर जी देखिए, बारिश की वजह से सारी लकड़ियां और उपले भीग गए हैं, अब चूल्हा कैसे जलेगा? अरे बाप रे, ये क्या हो गया? पापा जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ करती हूँ। तुलसी गीली लकड़ियों को ऊपर से छीलती है। वे बाहर से गीली लेकिन अंदर से सूखी होती हैं। वो सूखी लकड़ियों में आग लगाकर भीगे उपले चूल्हे के चारों तरफ रख देती है। वो सूखी लकड़ियों में आग लगाकर भीगे उपले चूल्हे के चारों तरफ रख देती है ताकि वे गर्मी से सूख जाएं। थोड़ी देर में उपले सूख जाते हैं। फिर तुलसी उन पर थोड़ा सा केरोसिन डालकर खाना बनाना शुरू कर देती है। लो जल गया आप, एकदम तेज। जेठानी जी कुछ भी कर ले, मुझे हरा नहीं सकती। चूल्हा जलते ही चारों तरफ धुआं हो जाता है। सभी परेशान होने लगते हैं। अरे गोविंद, ये क्या हो रहा है? ये कैसा धुआं है? मुझे तो खांसी उठने लगी। देखिए ससुर जी, आपकी ये महान छोटी बहू पूरे घर को धुएं से मार डालेगी। इसे तो कुछ आता ही नहीं है। छोटी बहू, ये क्या कर रही है तू? तभी तुलसी एक टीन का लंबा पाइप उठाती है। उसने पहले ही खिड़की खोल दी थी जिसे कामनी ने बंद किया था। तुलसी उस पाइप को चूल्हे के ठीक ऊपर फिट कर देती है और पाइप का दूसरा सिरा खिड़की के बाहर निकाल देती है। बस पापा जी, हो गया है, ये बन गई हमारी देसी चिमनी। सारा धुआं उस पाइप के जरिए सीधे घर के बाहर जाने लगता है। अरे वाह बहू, तूने तो कमाल का दिमाग लगाया है। अरे यार कितनी चालू है ये, एकदम लोमड़ी है, पर मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी।
तुलसी ने खाना तैयार कर लिया था। वो बर्तन लेने के लिए किचन से बाहर जाती है, तभी कामनी वहाँ आती है और खाने को बिगाड़ देती है। अब देख तेरी कैसे सबके सामने बेइज्जती होगी। अरे माँ जी देखिए इस छोटी बहू को, इसने सारा खाना जला दिया और सब्जी में तो पानी ही पानी भर दिया, सब खराब कर दिया है इसने। अरे सत्यानाश, अब क्या खिलाएंगे मेहमानों को। तुलसी किचन में आती है और सब समझ जाती है। माँ जी आप घबराइए मत, कुछ बर्बाद नहीं हुआ है, सब ठीक कर दूंगी। तुलसी अपनी समझदारी से सारे खाने को ठीक कर देती है। लीजिए माँ जी खाना तैयार है, कोई नहीं कह सकता कि ये बेकार खाना है। तुलसी सबको खाना परोसती है। अरे गोविंद, तेरी बहू के हाथों में तो जादू है, ऐसी सब्जी तो मैंने किसी होटल में भी नहीं खाई। कामनी दूर खड़ी ये सब देखकर जल भुन रही थी। अच्छा, अब जब सोने की बारी आएगी ना तब देखती हूँ कैसे बचती है। कामनी के हाथ में उस कमरे की चाबी है जहाँ मेहमानों के सोने के लिए बिस्तर रखे हुए थे। कामनी वो चाबी खेत में फेंक देती है। बहू जाओ वो गद्दे वाले कमरे से सबके लिए बिस्तर निकाल लाओ, बहुत तेज बारिश हो रही है, सबको ठंड भी लग रही है। जी पापा जी। तुलसी कमरे के पास जाती है, वहाँ एक बड़ा सा ताला लटक रहा था। अरे ससुर जी, इस ताले की चाबी तो छोटी बहू के पास थी, अभी कह रही है कि चाबी खो गई है, लगता है अब ताला तोड़ना ही पड़ेगा। अरे ताला तोड़ो या हथौड़ा लाओ, बस जल्दी से बिस्तर निकालो, मेहमान ठंड से कांप रहे हैं। नहीं नहीं, ये ताला नहीं टूटेगा, ये मेरे मायके का ताला है, मेरी माँ ने दिया था। अगर किसी ने इस ताले पर हथौड़ा चलाया ना तो मैं यहाँ तांडव मचा दूंगी। अब क्या करेंगे तुलसी? माँ जी आप शांत हो जाइए, ताला नहीं टूटेगा। तुलसी अपनी साड़ी वाली पिन से उस ताले को खोल देती है। अरे यार, ये लड़की है या जादूगर, हर बार जीत जाती है। रात हो जाती है, सभी मेहमान हॉल में सो रहे होते हैं, लेकिन सभी को मच्छर बहुत परेशान कर रहे होते हैं। अरे बहू, वो जो मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती रखी थी वो जला दे जल्दी से। जी पापा जी। तुलसी अगरबत्ती वाले डिब्बे के पास आती है, पर डिब्बा खाली था। मुझे पता है ये भी जेठानी जी ने ही किया है, पर मेरे पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तुलसी जल्दी से नीम की सूखी पत्तियां लाती है जो कि उसने संभाल कर रखी थी और उनका हल्का हल्का धुआं करने लगती है। अरे यार, मैं फिर से बच गई। रात हो जाती है, बारिश अभी भी हो रही थी, सभी सो गए थे। तभी तुलसी पानी पीने के लिए उठती है तो देखती है कि राजीव से दो अनजान आदमी जो कि मेहमानों के साथ आए थे कुछ बातें कर रहे थे। राजीव बहुत डरा हुआ था। ये सब क्या हो रहा है? ये दोनों आदमी कौन थे? कोई रिश्तेदार है क्या आपके? आप इतने डरे हुए क्यों हैं? तुम सो जाओ जाकर, मुझे अकेला छोड़ दो। राजीव ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। सुबह हो जाती है, बाहर बारिश अभी भी हो रही थी। तुलसी ने सबके लिए नाश्ते में पोहा बनाया था और कामनी ने चुपके से उसमें बहुत सारा नमक डाल दिया था। अब खाएंगे ससुर जी के मेहमान खारा पोहा, ससुर जी का बीपी बढ़ेगा और छोटी बहू घर से बाहर। तुलसी सबको पोहा देने से पहले एक बार सावित्री को पोहा टेस्ट करवाती है। अरे राम राम, थू थू, ये क्या जहर बना दिया बहू, इसमें तो नमक का पहाड़ डाल दिया है तूने। अरे इतने सारे मेहमानों को क्या ये खारा पोहा खिलाएगी? अरे ससुर जी देखिए ना, पोहे में इतना नमक डाल दिया है इस महारानी ने, अब क्या होगा, मेहमान तो भूखे बैठे हैं। अच्छा तो ये जेठानी जी का काम है, पर मैं भी हार नहीं मानूंगी। तुलसी तुरंत बारिश में घर के पीछे वाले खेत में जाती है। वहाँ से वो ताजे नींबू, हरी मिर्च और हरा धनिया तोड़ लाती है। वो जल्दी से पोहे में बहुत सारा नींबू का रस, थोड़ी सी चीनी, भुनी हुई मूंगफली और ताजा टमाटर धनिया काट कर मिला देती है। लीजिए माँ जी, आप टेस्ट कीजिए। अरे वाह, ये तो एकदम चटपटा खट्टा मीठा हो गया, मजा ही आ गया बहू। सत्यानाश, ये लड़की है या संजीव कपूर, हर बार खाना सुधार लेती है। दोपहर का समय हो जाता है। सभी मेहमानों ने नहा लिया था, लेकिन उनके सारे कपड़े गीले थे। वो कपड़े सुखाने के लिए आंगन में आते हैं, लेकिन देखते हैं कि कपड़े सुखाने वाली सारी रस्सियां किसी ने काट दी हैं। अरे ये क्या है, रस्सियां किसने काट दी? पक्का ये इसी छोटी बहू का काम होगा। अब बेचारे रिश्तेदार कपड़े कहाँ सुखाएंगे ससुर जी? ये लड़की तो मेहमानों को परेशान कर रही है। अरे गोविंद, अब हमारे कपड़े गीले रह गए तो हम क्या पहनेंगे? फूफा जी आप चिंता मत कीजिए, बाहर वैसे भी बारिश हो रही है, कपड़े नहीं सूखेंगे। तुलसी घर के अंदर रखे हुए कुछ लंबे बांस के डंडे उठा लाती है। वो हॉल की बड़ी खिड़कियों के पास उन बांसों को खड़ा करती है और उन पर मजबूत रस्सी बांध देती है। ये लीजिए, खिड़की से हवा भी आएगी और कपड़े घर के अंदर आराम से सूख जाएंगे। अरे वाह बहू, तूने तो कमाल का दिमाग लगाया है इसमें।
समय बीत जाता है, रात हो गई थी, सभी खाना खाकर सो गए थे। तुलसी बस काम खत्म करके सोने जा रही थी, तभी उसकी नजर उन दोनों अनजान आदमियों पर पड़ती है जो कि माधव और कामनी के साथ खड़े होकर कुछ बातें कर रहे थे। ये आदमी वही थे जो उस दिन राजीव से भी बातें कर रहे थे। ये जेठ और जेठानी जी उन दोनों आदमियों के साथ क्या कर रही हैं और ये ऐसे क्यों हंस रहे हैं? मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। उसी रात गोविंद जी की चाची का पोता बीमार हो जाता है। अरे कोई मेरे पोते को बचाओ। इसका तो बदन आग की तरह तप रहा है। लो जी, हो गया कल्याण। अब इतनी रात को इस भयंकर बारिश और बाढ़ में डॉक्टर कहाँ से लाएंगे? अरे ससुर जी, अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो गांव में आपकी तो नाक ही कट जाएगी। अरे चुप कर कामनी, कोई जाओ डॉक्टर को बुला कर लाओ। पापा जी, आप लोग फिक्र मत कीजिए, ये मैं अभी ही डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। पागल हो गई हो क्या? बाहर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। जान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। तुलसी बारिश में बाहर जाती है और डॉक्टर को बुलाकर लाती है। बुखार बहुत तेज है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, पर एक सिरप लाना पड़ेगा जो सिर्फ चौराहे वाले मेडिकल पर मिलेगा। मैं अभी लाती हूँ। तुलसी फिर से बारिश में जाती है और सिरप लेकर आती है। बहू तू तो साक्षात देवी का रूप है, तूने मेरे पोते की जान बचा ली। देखा मामा जी, ये मेरी बहू है, लाखों में एक। अगले दिन रात का समय था। एक काला साया घर की लाइट काट देता है और फिर 4 काले साए तिजोरी वाले कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तुलसी दूर खड़े होकर ये सब देख रही थी। उसके हाथ में एक लालटेन थी। मुझे पता था ये चारों आज रात यही करेंगे। अब देखना कैसे इन चोरों की असली शक्ल सबके सामने लाती हूँ। तुलसी सीधे घर के बाहर जाती है जहाँ वो बड़ा सा ट्रक खड़ा था। तुलसी ट्रक को चालू करती है। ससुर जी समझते हैं कि मुझे सिर्फ रोटियां ही बेलना आता है। अरे एक ट्रक ड्राइवर की बेटी हूँ मैं, मुझे सब कुछ आता है। तुलसी ट्रक का हॉर्न बजाने लगती है। उठ जाओ सब, उठ जाओ, बाढ़ का पानी घर में घुस गया है, भागो सब, ससुर जी के उस ऊंचाई वाले तिजोरी वाले कमरे में भागो जल्दी। सभी जल्दी से उठ जाते हैं और ससुर जी के कमरे की तरफ भागते हैं और सभी तिजोरी वाले कमरे में आ जाते हैं। तभी तुलसी घर की लाइट ऑन कर देती है और सामने का नजारा देखकर सब हैरान रह जाते हैं। सामने वो दोनों अनजान आदमी और माधव और कामनी खड़े हुए थे और तिजोरी खुली हुई थी। माधव, कामनी, ये सब क्या है? तुम लोग मेरी तिजोरी के साथ क्या कर रहे हो? अरे मेरे ही घर में भेदी मेरी लंका ढा रहे हैं। चोर तो मेरे ही बेटे बहू निकले। अरे ससुर जी, वो तो हम। बताओ माधव, ये सब क्या है? बाबूजी, ये जो दोनों आदमी है ना, ये असल में आपके वो खास रिश्तेदार नहीं है। ये शहर के वसूली वाले हैं। राजीव ने शहर में इनसे कर्जा लिया था, मैंने जानता था तो मैंने ही इन्हें गांव बुलाया था तिजोरी लूटने के लिए, पर प्लान फेल हो गया। हाँ ससुर जी, हम तो बस अपना आधा हिस्सा ले रहे थे, पर इस तिजोरी में तो कुछ है ही नहीं, ये तो खाली है। तिजोरी इसलिए खाली है क्योंकि उसका सारा पैसा और सारा सामान मैंने अपने पास रखा है। तुलसी बंटी और अंजलि को बुलाती है। वो दोनों किचन से एक बड़ा बैग लेकर आते हैं जिसमें पैसे और कुछ कागज रखे हुए थे। मुझे तो इन पर कल रात ही शक हो गया था, इसीलिए मैंने तिजोरी के सारे पैसे और कागजात रात को ही आटे के ड्रम में छुपा दिए थे। अरे बस इतने से पैसे? बाबूजी, आप तो कहते थे कि आपकी तिजोरी पैसों से ठसाठस भरी है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। और क्या मेरे पास खजाना होगा? यही है मेरे जीवन भर की कमाई। अरे गोविंद, खोदा पहाड़ निकली चुईया। और तू तो बड़ी बड़ी फेंक रहा था, अब पता चली तेरी असलियत। अभी वो दोनों गुंडे कामनी और माधव को पकड़ लेते हैं। बहुत हो गया ये फैमिली ड्रामा, चुपचाप ये बैग हमारे हवाले कर दो, वरना ये दोनों बचेंगे नहीं। अरे मार दो इस चुड़ैल को, इसी ने तो मेरे घर का डाका डलवाया है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुलसी मुझे बचा ले, मैं आज के बाद कभी कलेश नहीं करूंगी। मेरे बच्चे का क्या होगा? मुझे कुछ करना होगा। तुलसी की नजर कमरे के कोने में रखे एक पुराने टेबल फैन और उसके पास रखी लाल मिर्च पाउडर की एक बड़ी सी थाली पर पड़ती है, जो दिन में धूप ना निकलने की वजह से सूखने के लिए अंदर रखी गई थी। जिठानी जी, अपनी आंखें कस के बंद कर लीजिए। तुलसी तुरंत वो लाल मिर्च की थाली फैन के बिल्कुल सामने कर देती है और फुल स्पीड पर पंखा चालू कर देती है। गुंडों की आंखों में लग जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर सभी मेहमान उन दोनों को पीटना शुरू कर देते हैं और दोनों को बांध देते हैं और सुबह हो जाती है। निकल जाओ मेरे घर से। और अब कभी अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
कामनी माधव की बात कोई नहीं सुनता और उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब तू बता राजीव, ये सब क्या रायता फैलाया है तूने? बाबूजी, मैंने आपसे झूठ कहा था। शहर में मेरा काम नहीं चल रहा था, इसलिए इन गुंडों से कर्ज लिया, लेकिन घाटा हो गया और ये मुझे सताने लगे। डर कर मैं गाँव आ गया, पर नहीं जानता था कि माधव भैया इनसे मिले हुए हैं। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। तू मेरा बेटा है, तुझ पर कर्ज था, तब भी तूने कुछ गलत नहीं किया। गोविंद जी अपने सारे पैसे राजीव को दे देते हैं। ये ले, ये मेरी उम्र भर की बचत है, इससे अपना कर्ज चुका दे और अपना काम फिर से शुरू कर। सब लोग बहुत खुश होते हैं। अब रिश्तेदारों के जाने का समय आ गया था। बारिश भी बंद हो चुकी थी, लेकिन अब रिश्तेदारों का ट्रक चालू ही नहीं हो रहा था। अरे यार, लगता है बारिश में इंजन में पानी चला गया है, आप क्या करें? तुलसी जल्दी से ट्रक को भी ठीक कर देती है और ट्रक चालू हो जाता है। सभी रिश्तेदार उसमें खुश होकर बैठते हैं। जाते जाते सभी तुलसी की तारीफ करते जाते हैं। बुरा मत मानिएगा, पर ये जो आप पूरे गांव में अमीरी और ट्रक भर के मेहमानों की बड़ी बड़ी बातें करती है ना, इसी वजह से वो गुंडे इस घर तक पहुँचे। दिखावा अक्सर इंसान को मुसीबत में डाल देता है। तू बिल्कुल सही कह रही है बहू। आज से ये तुम्हारा ससुर अपनी सारी फेंकू बातें बंद कर देगा। कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन गांव के चौराहे पर कामनी और माधव बहुत बुरी हालत में बैठे हुए थे। हे भगवान, ये हमारे ही कर्मों की सजा है, न घर रहा न काम। मम्मी, हम चाची के पास चलते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगी। देखिए ना, पापा भी कितनी तबीयत खराब है उनकी। नहीं बेटा, मैंने उनके साथ बहुत बुरा किया है, वो हमें धक्के मार कर निकाल देंगी। तभी वह तुलसी आ जाती है। बच्चों ने उसे गांव के एक आदमी कहकर बुला लिया था। तुलसी तुरंत एक ऑटो रुकवाती है और माधव को शहर के हॉस्पिटल में भर्ती करवाती है। ये कंगन गिरवी रख लीजिए, पर मेरे जीजी का इलाज अच्छे से होना चाहिए। मुझे माफ कर दे तुलसी, मैं चुड़ैल हूँ। मैंने तुझे घर से निकालने की कितनी कोशिश की, अरे और आज तूने ही मेरे पति की जान बचाई है और अपने गहने गिरवी रख दिए। अरे जिठानी जी, जो हुआ सो हुआ, परिवार में ऐसा होता ही रहता है। अब घर चलिए, माँ जी और पापा जी आप दोनों का इंतजार कर रहे हैं। सबने आप दोनों को माफ कर दिया है। कुछ देर बाद माधव ठीक हो गया था। कामनी, माधव और दोनों बच्चे वापस घर आ जाते हैं। अब सभी घर वाले खुश थे और सभी एक साथ रह रहे थे। दोस्तों, क्या आपके घर में भी कभी बारिश के टाइम ज्यादा मेहमान आए हैं? अगर आए हैं तो आपने कैसे सब कुछ संभाला? हमें कमेंट में जरूर बताइए।